सर छोटू राम का जीवन परिचय। जन्म 24 नवंबर 1881, परिनिर्माण 9 जनवरी 1945। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। राजनीतिक मोर्चे पर वह नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत पर शासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। छोटू राम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। झज्जर उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। छोटू राम का असली नाम राय रिचपाल था। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटू राम ही लिखा दिया गया और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री रामरत्न के पास 10 एकड़ बंजर व बारानी जमीन थी। छोटू राम जी के माता श्रीमती हरकी देवी तथा पिता श्री सुखीराम कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। अगस्त 1920 में छोटू राम ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आजादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे और कांग्रेस को अच्छी जमात कहते थे। चौधरी छोटू राम ने अपना कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैला लिया और जाटों का सशक्त संगठन तैयार किया। आर्य समाज और जाटों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और भटिंडा गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरूराम से संपर्क साध लिया और उसके कानूनी सलाहकार बन गए। सन 1925 में राजस्थान में पुष्कर के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटू राम ने एक ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून के विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 जाट किसान शामिल हुए। यहाँ पर जनेऊ और देसी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस रैली से चौधरी छोटू राम भारतवर्ष की राजनीति के स्तंभ बन गए। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश की राजनीति में एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया। एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, तो दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद आदि जाट नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग की नीति अपना ली थी। पंजाब में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू हो गए थे। सर फजले हुसैन ने खेतिहर किसानों की एक पार्टी जमींदारा पार्टी खड़ी कर दी। छोटू राम व इसके साथियों ने सर फजले हुसैन के साथ गठबंधन कर लिया और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। तब से हरियाणा में दो परस्पर विरोधी आंदोलन चलते रहे। चौधरी छोटू राम का टकराव एक ओर कांग्रेस से था तथा दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं व साहूकारों से होता था। चौधरी छोटू राम की जमींदारा पार्टी किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी। लेकिन ये पार्टी अंग्रेजों से टक्कर लेने को तैयार नहीं थी। हिंदू सभा व दूसरे शहरी हिंदुओं की पार्टियों से चौधरी छोटू राम का मतभेद था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में आम चुनाव कराए गए। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया और चौधरी छोटू राम व लाल सिंह जमींद्रा पार्टी से विजयी हुए। उधर 1930 में कांग्रेस ने एक और जाट नेता चौधरी देवीलाल को चौधरी छोटू राम की पार्टी के विरोध में स्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव 1937 में हुए। इसमें 175 सीटों में से यूनियनिस्ट पार्टी को 99, कांग्रेस को केवल 18, खालसा नेशनलिस्ट को 13 और हिंदू महासभा को केवल 12 सीटें मिली थी। हरियाणा देहाती सीट से केवल एक प्रत्याशी चौधरी दुनीचंद ही कांग्रेस से जीत पाए थे। चौधरी छोटू राम के कद का अंदाजा इस चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसियों और सभी विरोधियों को हो गया था। चौधरी छोटू राम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान के लेखों में से 17 लेख जाट गजट में छपे। 1937 में सिकंदर हयात खान पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और झज्जर के ये जुझारू नेता चौधरी छोटू राम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटू राम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाए, जैसे साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, 1934। ये कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938। ये कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ।
इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसान को जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आढ़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियां होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाए। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी वेतन सहित और दिन में 8 घंटे काम करने के नियत किए गए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सबकी जांच एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। कर्जा माफी अधिनियम 1934, ये क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी रिकैंसिलेशन बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।